अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोर i7 के लिए। काफी सारे लोगों ने मुझे बार बार कमेंट करके एक चीज हमेशा पूछते थे व्हाट्सएप पे भी या फोन करके कि सर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और मुझे कोई ऐसा पीसी बताइए जिस पीसी में एडिटिंग करने में मजा आ जाए और हमारा टाइमलाइन फंसे नहीं, रेंडर भी फास्ट हो और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है। और कोर i7 अगर आप लेना चाहते हैं, आपका बजट कोर i7 के लिए है इंटेल का, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे। ये वो वीडियो है, ठीक है। चैनल पे जाकर के इस वीडियो को आप देख लें। कोर i7 के लिए इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कौन सा प्रोसेसर आप लगाएंगे, मदरबोर्ड वगैरह सारी जानकारी इसके अंदर है। पर इस वीडियो में कुछ ऐसे भी कमेंट आए दोस्तों जिसमें बार बार फिर ये कहा गया कि सर हमारा बजट उतना नहीं है, हम कोर i5 तक ले सकते हैं, तो कोर i5 के ऊपर भी सर आप वीडियो बनाइए ना। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप भी आए। तो फाइनली मैं इस पे विचार किया कि वाकई में हर आदमी के पास 1 लाख रुपए आसपास का बजट नहीं है जो आदमी ले सके उस चीज़ को। तो मैंने एक वीडियो फिर आज बनाने का निश्चय किया कि मैं आज आप लोगों को कोर i5 के ऊपर एक बेहतर पीसी बना करके बताऊंगा कि आप कौन सा पीसी लेंगे तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, रेंडर भी फास्ट होगी, एडिटिंग बढ़िया होगा और आप ड्रोन वगैरह का भी डेटा लगाएंगे तो आपका टाइमलाइन जाम नहीं होगा। इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे और एक दूसरे से समझेंगे कि प्रोसेसर कौन सा लेना है, रैम कौन सा होना चाहिए, मदरबोर्ड कौन सा होगा जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, पावर सप्लाई वगैरह या उसको ठंडा करने के लिए जो हीट सिंक है वो कौन सा हम लगाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। दोस्तों, मैं कुछ कंपोनेंट आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखा हूँ जो मैं आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, जिस प्रोसेसर के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है 10th जनरेशन का 10600K। पीछे वाले वीडियो में मैंने बहुत बाकायदा समझाया हुआ है कि प्रोसेसर हम कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे। कभी भी दोस्तों हम प्रोसेसर हमेशा K सीरीज ही लेंगे, K सीरीज के अलावा दूसरा प्रोसेसर हम नहीं लेंगे। जैसे 10600F भी मिलता है मार्केट में या 10600 मिलता है और ये आपको 10600 से सस्ता मिल जाएगा। 4-5 हज़ार रुपये का आपको डिफरेंस मिलेगा और बार बार आपको वो दुकानदार यही फोर्स करेगा कि सर आप 10600 ले लीजिए या 10600F ले लीजिए। और आपको अगर नॉलेज नहीं है दोस्तों तो फिर आप कोर i5 लगा करके भी आप कोर i3 का ही परफॉर्मेंस ले पाएंगे, आपको कोर i5 का परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। EDS में रेंडर करने के समय एक ऑप्शन आती है मीडिया हार्डवेयर इनकोडर। वो इनेबल तभी होगा जब आपका प्रोसेसर K सीरीज होगा। मतलब ये K सीरीज का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं दोस्तों कि K सीरीज प्रोसेसर के अंदर उसका खुद का जो इंटेल का अपना ग्राफिक है वो इनबिल्ड होता है और F सीरीज में इंटेल कंपनी उस प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक नहीं देती है। यानी कि वो प्रोसेसर काम तो करेगा, चलेगा, पर एक अलग से आपको ग्राफिक कार्ड की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले वो काम नहीं कर सकता। इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आप डायरेक्ट VGA केबल या अपने मॉनिटर का HDMI केबल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने CPU में लगा करके यानी कि मदरबोर्ड में और आप चाहें कि डिस्प्ले ले लें तो नहीं आएगा। बगैर ग्राफिक कार्ड के आप कुछ भी नहीं देख सकते। अगर आप F सीरीज का प्रोसेसर ले लेते हैं दोस्तों तो रेंडर करने के समय में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मीडिया हार्डवेयर इनकोडर जो फास्ट रेंडरिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा जा करके। तो वो इनेबल नहीं होगा तो जो 1 घंटे का रेंडर है वो 1 घंटा या 1 घंटा से ऊपर लग सकता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और जो मीडिया हार्डवेयर इनकोडर अगर इनेबल है आपका, जैसे K सीरीज प्रोसेसर में ये इनेबल रहता है, वो ऑप्शन आ जाती है, तो 1 घंटे का रेंडर महज आपका 28 से 30 मिनट के अंदर निकल जाएगा वीडियो। ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगा हो या ना लगा हो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस बात को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि रेंडर में ग्राफिक कार्ड लगा हो या ना लगा हो, रेंडर में 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता है, 1 मिनट का डिफरेंस नहीं आएगा। ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। F सीरीज का प्रोसेसर हमें नहीं लेना है, जब भी लेना है तो हमें K ही लेना है, जैसे कि 10600K या अगर आप इसके अलावा और भी कोई नंबर लेते हैं या इससे ऊपर या नीचे 10th जनरेशन में तो उसके लास्ट में K लगा होना चाहिए। F नहीं लेना है चाहे वो कितना भी फोर्स करे। ठीक है, ये प्रोसेसर 12M कैच पावर इसका प्रोसेसर का जो पावर है वो है और ये 4.8 GHz इसका क्लॉक स्पीड है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। 125 वाट ये पावर लेगा आपका ये जो प्रोसेसर है
और जो इसका सॉकेट नंबर है ये 1200 है। 1200 नंबर सॉकेट हो गया है। जैसे कि अब काफ़ी लोग जान गए हैं इस चीज़ को कि जब से 10th जनरेशन आया है तब से सॉकेट नंबर चेंज हो गया है इनका, इंटेल का परफॉर्मेंस बेस्ट हो गया है इनका, पहले से और फास्ट हो गया है। पहले से फास्ट क्या हो गया है इसको समझ लेते हैं। पहले क्या था, पहले जो i5 था वो हमारा i5 अब आज के तारीख का i3 i5 के बराबर आ गया है जो पहले का i5 था, और आज के तारीख का i5 पहले के i7 के बराबर आ गया है। और अब जो i7 आ रहा है दोस्तों वो कोर i9 के टक्कर में काम कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ जैसे क्या था, मैंने जो पीछे वीडियो बनाया हुआ था और आप लोगों को बताया हुआ था कि जैसे कोर i7 का मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है मैं उसमें समझा देता हूँ आपको संक्षिप्त में कि उसमें 8 कोर और 16 थ्रेड दिए हुए हैं उस प्रोसेसर के अंदर। अब 8 कोर और 16 थ्रेड पाने के लिए पहले हम कोर i9 9900K वगैरह में जाते थे जब 9th जनरेशन थी, पर बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए इंटेल कंपनी ने 8 कोर और 16 थ्रेड हमारे i7 में ही उन्होंने दे दिया है। इसमें भी इनका कोर और थ्रेड बढ़ गया है और ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को असेंबल करके दिया हुआ है। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो प्रोसेसर है ये हमारा अनलॉकेड है, मतलब इसमें कोई भी कोर लॉक नहीं है। पहले क्या था, आज से 2 या 3 साल पहले, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो जानते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पहले दे तो देती थी कंपनी 4 कोर, लेकिन काम सिर्फ 2 ही कोर करते थे। 2 कोर उनके लॉक रहते थे, या जैसे 8 कोर के अगर प्रोसेसर है तो 6 ही कोर काम करते थे। 2 कोर लॉक रहते थे जिसको कि अनलॉक करवाना पड़ता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। 3 से 4 साल पीछे की बात है। तो वो 2 कोर जो उनके लॉक आते थे वो उसको अनलॉक करवाना पड़ता था, तब जाकर के वो 8 कोर का परफॉर्मेंस ले पाते थे। पर अब 8 कोर अगर कंपनी दे रही है तो 8 के 8 कोर पहले से ही अनलॉक्ड आ रहा है, इसलिए अब पैकेट पे पहले से ही अनलॉकेड लिखा होता है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो टर्बो टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। मतलब ये कि अगर आपके सिस्टम पे लोड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम आपने चालू करके रखा हुआ है, तो बस सिर्फ इसके कुछ ही कोर काम करेंगे, बाकी कोर डिसेबल रहेंगे, यानी कि पावर कंज्यूम बिल्कुल ना के बराबर होगा। पर जब आप कोई भारी काम देते हैं इसे, जैसे लोड वाला कोई काम, जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल आपने कंप्रेस में लगा दिया या रेंडर में लगा दिया या कॉपी में लगा दी या कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपने लोड को देखते हुए 2 कोर इसके ऑटोमेटिक और इनेबल हो जाएंगे और काम करने लगेंगे, यानी कि टोटल 4 कोर काम करने लगेंगे। फिर आपने और लोड दे दिया और थोड़ा सा और इसके ऊपर जब लोड बढ़ेगा तो 2 कोर और अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और टोटल 6 कोर काम करने लगेंगे। 2 कोर अभी भी बंद रहेंगे। इस तरीके से अगर आप पूरा रेंडर लगा देते हैं और CPU आपकी 100% बिजी हो जाती है तो सारे के सारे कोर ऑटोमेटिक वर्किंग में आ जाएंगे और पूरा 100% परफॉर्मेंस के साथ ये CPU काम करने लगेगा और आपका जो भी आप वर्क इसको दे रहे हैं वो बिल्कुल फास्ट तरीके से ये करके फटाफट निपटा देता है। मतलब ये है कि अगर लोड नहीं है तो ये पावर बिल्कुल नहीं लेगा और लोड है जब भी ये पावर लेगा। तो ये सारी सुविधाएं इस प्रोसेसर में इनबिल्ड है, उपलब्ध है। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रोसेसर के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें मदरबोर्ड कौन सा लगाना है। तो दोस्तों ये वो मदरबोर्ड है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, गीगाबाइट का B460M D3H। ये मदरबोर्ड उस प्रोसेसर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप प्रोसेसर बहुत बढ़िया ले लें और अगर आपका मदरबोर्ड बहुत अच्छा नहीं है तो डेटा प्रोसेसिंग आपका स्लो होगा, क्योंकि सिर्फ हर कुछ प्रोसेसर पे ही निर्भर नहीं करता। इस चीज को बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। हर कुछ प्रोसेसर पे निर्भर नहीं करता कि आपने कोर i9 लगा दिया और मदरबोर्ड आपने लगा दिया 5,000, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए का, तो आप ये सोचेंगे कि कोर i9 मशीन 100% जो परफॉर्मेंस है वो आपको देने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। डेटा सिर्फ प्रोसेसर के अंदर रन नहीं करता दोस्तों, डेटा पूरे जितने भी मदरबोर्ड और रैम और एक एक चीज जितने भी कंपोनेंट्स उसमें लगे हैं ना, स्पीड पूरे हर एक चीज पर निर्भर करती है। अगर आपका सब कुछ बेहतर है और रैम की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो भी आपकी स्पीड गिर जाएगी। आपका प्रोसेसर अगर लो है, मदरबोर्ड बहुत अच्छा लगाया तो भी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बोर्ड और प्रोसेसर आपका दोनों बहुत बढ़िया है पर आपकी रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है तो भी आपकी जाकर के वहाँ पे परफॉर्मेंस गिरेगी। और मदरबोर्ड भी अगर आपका हल्का है तो भी परफॉर्मेंस गिरेगा। कहने का मतलब यह है कि सारा कुछ एक दूसरे को ध्यान में रख करके ही सेलेक्ट किया जाता है। मेरे हिसाब से ये मदरबोर्ड बहुत बेहतर है, जिसपे आपको 10th जनरेशन प्रोसेसर का बिल्कुल पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ये निकाल करके आपको देगा। प्रोसेसिंग इसकी बहुत अच्छी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका VRM बहुत तगड़ा है। VRM तगड़ा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम रेंडर लगाते हैं तो जितना लोड CPU पे जाता है और जितना गर्म होता है वो पूरा का पूरा लोड जाकर के उसके पावर सप्लाई सेक्शन पे आता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये पूरा जगह जो इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, VRM सेक्शन, ये हैवी होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके मदरबोर्ड हीट होंगे और जब हीट होंगे तो वो अपने परफॉर्मेंस को कम कर लेगा।
जब कम कर लेगा, कम इसलिए कर लेगा क्योंकि जो ओवर हीट होगा तो वो फिर अपने आप को ठंडा करेगा, और ठंडा क्यों करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है तो वो परफॉर्मेंस को कम कर देगा, ताकि वो जब फिर ठंडा हो जाएगा और जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी तो फिर उसके परफॉर्मेंस बढ़ेंगे, फिर गर्म होगा, फिर नॉर्मल होगा। तो इसलिए हमेशा जब भी मदरबोर्ड का सिलेक्शन करें मिक्सिंग के लिए या एडिटिंग के लिए, तो जो उसका VRM है उसको हमेशा ध्यान में रख करके लें। दूसरी बात दोस्तों कि जो इसका रैम का स्लॉट है ये ड्यूअल चैनल है। ड्यूअल चैनल रैम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। रैम जब भी हम लगाएंगे दोस्तों, अगर हम 16 GB लगाते हैं तो 8-8 GB के हम 2 स्टिक लगाएंगे, 16 GB का कभी भी सिंगल स्टिक मत लगाइएगा। रैम हमेशा दोस्तों साइकिलिंग में काम करती है, मतलब एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है, फिर पहला ऑफ होता है। मतलब ये क्रिया इतनी तेज रहती है कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो लोग जानते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चिप लेवल वगैरह को पढ़ा हुआ है या जिनको मदरबोर्ड वगैरह की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जो पुराने खिलाड़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। रैम हमेशा साइकिलिंग में काम करता है। साइकिलिंग में हर वो चीज़ काम करता है जो एक साथ पैरेलल में लगा करके काम को किया जा रहा हो या लिया जा रहा हो। जैसे एक जगह पे अगर आपने 4 रैम लगा दिया तो 2 को एक साइकिलिंग पे और 2 एक साइकिलिंग पे काम करेगा, यानी कि एक समय पे एक ऑन होगा और एक समय पे एक ऑन होगा, ठीक है। तो रैम कभी भी लगाएं तो हमेशा 2 की संख्या में लगाएं या 4 की संख्या में लगाएं, कभी भी अकेला सिंगल रैम मत लगाइएगा, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात दोस्तों कि इस मदरबोर्ड के अंदर 2 PCI स्लॉट हैं। अगर आप 2 ग्राफिक कार्ड भी आने वाले समय में लगाते हैं तो आप इसको क्रॉस फायर में चला करके और बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सिंगल ग्राफिक कार्ड तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा हुआ चलते हुए, और डबल ग्राफिक कार्ड में पैसे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते हैं डबल ग्राफिक कार्ड, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो डबल ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं सर जी, जो 4-4 ग्राफिक कार्ड एक साथ लगा करके क्रॉस फायर में चलाते हैं, यानी कि 3-3 लाख रुपए का तो उन्होंने सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगा रखा है सिस्टम के अंदर। अब ये सब बातें बजट के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। बस हमें सुविधा देखने की क्या क्या है इस मदरबोर्ड में। डबल ग्राफिक कार्ड लगा करके आप आने वाले समय में क्रॉस फायर में चला सकते हैं और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है उसके अंदर। 6 SATA पोर्ट इन्होंने अपना दे रखा हुआ है दोस्तों। आप आने वाले समय में इसमें 4 से 6 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। M.2 का स्लॉट भी है NVMe, और आप 2 NVMe इसमें M.2 स्लॉट लगा सकते हैं SSD के। मिक्सिंग वाले कंप्यूटर के अंदर SSD लगाना क्यों जरूरी है इस विषय में हम आगे बात करेंगे, अभी बारीकी से समझेंगे उस विषय में। बाद बाकी दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसके विषय में अगर मैं बताने लग जाऊं तो अकेला एक वीडियो मदरबोर्ड के ही ऊपर मुझे बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों उस प्रोसेसर की कूलिंग की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कूलिंग के ऊपर विशेष ध्यान हमारा होना चाहिए, क्योंकि K सीरीज का प्रोसेसर है और जब वो परफॉर्मेंस अपना बहुत ज़्यादा देता है तो फिर वो हीट भी करता है, ठीक है। और यही वजह है कि इंटेल कंपनी उसके साथ हीट सिंक नहीं भेजती है, यानी कि आपको अलग से ही हीट सिंक लगाना है उसके ऊपर। लिक्विड कूलिंग भी आप लगा सकते हैं और फैन कूलिंग भी आप लगा सकते हैं। लिक्विड कूलिंग के लिए मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप लगाइए, और लिक्विड कूलिंग हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए इसके विषय में मैं अकेले एक वीडियो बना दूंगा कि उसके क्या नुकसान हैं। बाद बाकी हम फ़ैन के लिए ही बोलेंगे आपको, और फ़ैन ही मैं सबको लगवाता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है आपके लिए कूलर मास्टर का MA621P। ये 4000 रुपये के आसपास का है। ये आपको ऑफलाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है। मैं यहाँ पे रेट की बात नहीं करूँगा, हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। प्रोसेसर अगर आपका ज़्यादा हीट हो जाता है तो फिर अपना परफॉर्मेंस वो कम कर लेगा। जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा तब तक फिर वो अपना 100% परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। तो कूलिंग की व्यवस्था हमें बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं दोस्तों, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक जस्ट इसके बीच में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और डबल हीट सिंक है और दोनों ये ठंडा करता है बहुत बेहतर तरीके से। 6 पाइप के अंदर ये बना हुआ है। इसका बेस भी बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया कूलिंग करता है दोस्तों। सिर्फ फैन से ही नहीं मतलब है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है और नीचे का जो इसका बेस है ना, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो कभी भी कोई भी कूलिंग आप लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही लगाना है, आप कोई भी लगाएं, पर इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके ही लेंगे। ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है, आपको 4000 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं इसके लिए। तो मैंने इसके साथ एक और भी ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखा हुआ है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, पर मैंने आपको दे दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। ये आएगा तकरीबन आपका 1600-1700 रुपये के आसपास। कोई 1800 में बेचते हैं, कोई 1600 रुपये में भी। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपकी मर्जी हो आप लें, उससे कोई हम उस विषय में बात नहीं करेंगे। ये टोटल 4 पाइप में है और सिंगल फैन लगा हुआ है। इसकी फ़ैन की RPM बहुत अच्छी नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को लगाया हुआ है और मुझे ये पसंद नहीं है कि बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। लेकिन इससे सस्ता दूसरा मार्केट में दोस्तों आपको है भी नहीं कि आप दूसरा कोई ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाला मैंने लगाया था उसकी RPM भी बहुत अच्छी है, डबल फैन है, बेस भी बहुत तगड़ा है उसका और वो बहुत बेस्ट है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रैम में दोस्तों आपको जो रैम लगाना है 3200 मेगाहर्ट्ज का, ऑफलाइन प्राइस तकरीबन 32 से 3400 रुपए इसके मिलते हैं मार्केट में। ये रैम बहुत बढ़िया है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपका बजट हो तो आप 3600 मेगाहर्ट्ज ले सकते हैं, लेकिन 3600 मेगाहर्ट्ज थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को 3200 मेगाहर्ट्ज बताना उचित समझा है। 3200 मेगाहर्ट्ज भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अभी तो लोग 1600 मेगाहर्ट्ज पे चला करके काम कर रहे हैं और इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है। जिन्होंने 2400 मेगाहर्ट्ज लगाया हुआ है वो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, परफॉर्मेंस उसमें भी बहुत अच्छी है। ये तो फिर भी 3200 मेगाहर्ट्ज, इसकी तो बात ही अलग है, पूछना ही नहीं है इसमें। तो आप ये रैम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत बढ़िया है। बाद बाकी दूसरे किसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप इसको लगाइए, आपको खुद ही इसका परफॉर्मेंस देख करके आपको अच्छा लगेगा। बाद बाकी दोस्तों इस रैम के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप यहाँ पे जब सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना हो, पहले इसकी सारी जानकारी आप निकाल लें फिर आप लें, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर है। अगर आप जानकार हैं इस लाइन में तो आप खुद ही इसको देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SSD की। दोस्तों सैमसंग का 970 EVO प्लस ये बहुत बढ़िया SSD है और ये M.2 NVMe है। M.2 NVMe और M.2 और SATA ये तीनों SSD अलग अलग तरीके से काम करती है और इसके विषय में मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देता हूँ। M.2 और M.2 NVMe इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। M.2 जो होता है वो SATA प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी कि पर सेकेंड 512 MB डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है, इससे ऊपर का डेटा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर ये जो हमारा NVMe है M.2 ये प्रति सेकंड तकरीबन 36 से 3700 MB डाटा ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि उसके मुकाबले ये 6 से 7 गुना फास्ट इसकी स्पीड है। सी ड्राइव आप इसमें बना सकते हैं, आपको प्रोसेसिंग में बहुत बढ़िया डिफरेंस दिखाई देगा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस SSD पे देखने को मिलेगी। बाद बाकी दोस्तों इसमें और भी कंपनी में आप जा सकते हैं, जैसे कि आपका क्रूसल है या WD है, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनी है, पर मुझे सैमसंग से बढ़िया कोई नहीं लगता। और दोस्तों कभी भी दूसरे कंपनी में जाने से पहले जो उसकी रीड और राइट की स्पीड है वो जरूर पढ़ लें। ऐसा नहीं कि आप M.2 NVMe खरीद रहे हैं तो सबकी स्पीड एक ही जैसी होती है। बहुत ऐसे SSD हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस विषय पे ध्यान दीजिएगा कि रीड की स्पीड बहुत तेज है तो राइट की कम है, और राइट की स्पीड बहुत तेज है तो रीड की स्पीड कम है। दोनों स्पीड बहुत बेहतर हो ऐसा सिर्फ सैमसंग ही बनाता है, तो डिटेल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दूसरे कंपनी के SSD में जाने से पहले, ठीक है। ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, इस चीज़ पे गौर करिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप SATA हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, ये आपको सस्ता मिल जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो 512 MB पर सेकेंड है। जैसा कि स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 445 MB पर सेकेंड इनकी स्पीड बता रही है WD कंपनी, तो इसके मुकाबले M.2 NVMe बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है जब भी आप इसमें जाएं, नहीं तो जो मैंने आपको बताया है पहले वाला M.2 उसमें आप जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें कैबिनेट की दोस्तों, तो जेब्रोनिक का ये कैबिनेट मॉडल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। ये कैबिनेट आपके बजट में है, ये तकरीबन 3000 रुपये का RGB कैबिनेट है और लुक वाइज देखने में बहुत बढ़िया है। आप इसको अपने मेन काउंटर पे भी लगा करके चलाएंगे तो एक अलग ही जलवा बनेगा आपके काउंटर पे, क्योंकि नॉर्मल भी आप अगर कोई CPU का कैबिनेट आप लेते हैं फुल ATX कैबिनेट, तो जैसे आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2500-3000 रुपये से नीचे किसी कंपनी में आपको कैबिनेट मिलेगी, अच्छी कैबिनेट, मजबूत कैबिनेट, और जो बड़ा हो, हवादार हो, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है और 24 घंटा में लगभग 16 घंटा 12 घंटा कंप्यूटर चलना है, तो कंप्यूटर गर्म भी होगा। तो एक बड़ा कैबिनेट लेने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, ताकि वो हवादार हो और गर्मी उसकी बाहर निकलती रहे, फ़ैन की संख्या ज़्यादा हो और चारों तरफ फ़ैन लगे हों ताकि उसकी गर्मी बाहर निकलती रहे। ये कैबिनेट बहुत बढ़िया है इतने पैसे में। अगर इसके अलावा दूसरे कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से ये कैबिनेट बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों को मैंने लगाया भी है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको RGB नहीं पसंद है और अब अगर आप नॉर्मल कैबिनेट की बात करें तो फिर आप चले जाइए कूलर मास्टर में, जो कम बजट में सबसे हवादार और बढ़िया कैबिनेट ये है और बहुत मजबूत है। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को लगाया हुआ है, ये भी लगभग उसी रेंज में है, 3000 रुपये के आसपास आपको आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। आगे भी फैन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो हार्ड ड्राइव की इस जगह पे ये पूरा कूलिंग का इसमें व्यवस्था है। पीछे भी इन्होंने फैन दे रखा है, रियर फैन। इनके जो आगे SATA USB पोर्ट वगैरह है ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होते, लंबे समय तक काम करता है, तो इसमें आप जा सकते हैं। ये दोनों आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अब बात आती है दोस्तों ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड में सफायर का कार्ड सबसे बेस्ट है। यही एक इकलौता ऐसा कंपनी है और कार्ड है जो आज तक जिसने भी लगाया हो, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि हाँ मैंने कार्ड लगाया था और साल 6 महीना चलाने के बाद मेरा कार्ड जल गया हो या फूक गया हो।
बाद बाकी लगभग मैंने देखे हैं बहुत सारे कंपनी में, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, कि उनके कार्ड फूकते हैं, जलते हैं और रिप्लेस भी जाते हैं। और यही एक ऐसा कंपनी जिसका मैंने कार्ड लंबे समय तक यूज़ भी किया है, 4-4, 5-5 साल चलाने के बाद मैंने कार्ड को सेकंड में बेचा है, लोगों ने खरीदा भी है, उनके पास भी चल रहा है। तो 6 से 7-7 साल हो गए इस कार्ड को चलते हुए, और जिसने भी लगाया है सबका चल ही रहा है। बस दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए कि आपका CPU का अगर ढक्कन खुला हुआ है और अगर उसके अंदर चूहा वगैरह या कोई ऐसा कॉकरोच वगैरह अगर चला गया और उसके ऊपर किसी तरह की कोई गंदगी उसने कर दी या वॉशरूम वगैरह कर दिया, तो वहाँ पे जाकर के आपका कार्ड ख़राब हो सकता है। अदरवाइज आप चाहें कि इसको चला करके अगर ख़राब हो जाए, तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा सर। आपने अगर देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास का ये कार्ड है और ये RX 580 8 GB का कार्ड है, DDR5 ओवरक्लॉकिंग को ये सपोर्ट भी करता है और इसकी जो रेंडरिंग की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत बेस्ट है। और 8 GB का कार्ड है तो आप समझ सकते हैं पावर भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 220 वाट पे ये काम करेगा। 550 वाट की अगर आप सप्लाई लगा लेते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी है। 256 बिट DDR5 ये कार्ड है और ये बहुत बेहतर कार्ड है। बाकी जानकारी आपको सी मोर पे डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाद बाकी अगर दोस्तों आपके पास बजट है तो इसका एक और सीरीज आता है RX 590, आप उसमें भी जा सकते हैं, वो भी 8 GB में आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो आएगा लगभग 27 से 28,000 रुपये का। पिछली वीडियो में मैंने वो बताया हुआ है, अगर आप देखना चाहते तो उस वीडियो को देख लें। दोनों वीडियो मिला करके आपको काफ़ी सारे नॉलेज हो जाएंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा डेटा रखने के लिए हमें हार्ड ड्राइव की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उसके लिए कभी भी जब आप हार्ड ड्राइव खरीदें 7200 RPM आप देख करके ही लें। कभी भी कोई भी हार्ड ड्राइव आप किसी भी कंपनी में जाएं, चाहे आप WD में जाएं या सीगेट में जाएं, 2 ही कंपनी फेमस है, तीसरा कोई लगाता ही नहीं। तो कभी भी आप जब भी लें तो ये 7200 RPM आप देख करके लें, किसी भी कंपनी में जाएं, ठीक है। दोनों कंपनी बहुत बेस्ट है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे इनके सीरीज आते हैं, इनका ब्राकुडा आता है वगैरह वगैरह, इनके बहुत सारे सीरीज हैं, तो वो मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो आप लेने से पहले कोई भी कंपनी लें, वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस में जाना है, पर ये 7200 RPM आप ध्यान में रख करके लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पावर सप्लाई की। आप एनटेक 450 वाट डाल सकते हैं। इस कंपनी की पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, पर बहुत कम लोग लगवाते हैं इसको। ज़्यादातर लोग कूलर मास्टर या कॉर्सेर में जाना पसंद करते हैं। अगर आप कॉर्सेर में जाते हैं तो भी अच्छी बात है, कॉर्सेर भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी लगवा सकते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उनका। अगर आपका बजट है तो आप 550 वाट डाल लें, अगर आपका बजट नहीं है तो 450 से आप नीचे अगर जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका काम हो पाएगा। पावर सप्लाई कभी भी ले दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 80+ ब्रॉन्ज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पावर सप्लाई आप ना लें, ठीक है, जिसमें हो वही लें। बाकी दोस्तों एक पावर सप्लाई और आती है गीगाबाइट की, इनका 550 वाट, क्योंकि गीगाबाइट के बारे में हमें बताना नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये कंपनी क्या है और इनका प्रोडक्ट कैसा है, तो इस विषय में हम नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। इनका भी पावर सप्लाई आने लग गया है मार्केट में और इनका 550 वाट इनका बहुत सस्ता है। आप देखिए तकरीबन मेरे ख्याल से 3,500 रुपये के आसपास इनका आ जाएगा, 100-200 रुपये आगे या पीछे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप इसमें भी जा सकते हैं। इनका भी पावर सप्लाई बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इनका भी देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 80+ ब्रॉन्ज, तो ये बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है, आप इसमें भी जा सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों कोई ऐसी जानकारी जो मैं इस वीडियो में ना दे पाया हूँ और आपको वो जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है और जानकारी अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर डालिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।